So, very good morning to all of you. In the previous video, we had discussed about the translation initiation in prokaryotes. So, today we will discuss about the elongation in translation, how the elongation happen in the translation, right? तो पेप्टाइड और प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स है बेसिकली वो बनेंगे कैसे, तो अब हम इलॉन्गेशन में करेंगे. तो इलॉन्गेशन basically it is a cyclic process in which the amino acid are added on the ribosome. It help in extent of the peptide chain. So for the elongation, three elongation factors are required: elongation factor Tu, elongation factor Ts, and elongation factor G. What is the function of EFTU? EFTU elongation factor thermostable. इसका function होता है is direct the transfer RNA to its correct position. The function of EFTS, it is help in regeneration of the EFTU, and the function of EFG is it help in the translocation of the transfer RNA. So सबसे पहले इसका जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि जो EFTU है वो GTP के साथ बाइंड करते हैं क्योंकि इसने एक्टिव होना है. तो और ये EFTU GTP कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बाइंड करता है नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए के साथ. तो दिस इज अ नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए. इसके पास अपना नया अमाइनो एसिड है और इस ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा EFTU GTP. ये सारा कॉम्प्लेक्स इसके साथ आके बाइंड कर जाएगा. अब इससे प्रीवियस वीडियो में जो इनिशिएशन था वो हमने इस तरीके से बताया था. जो इनिशिएशन का लास्ट स्टेप था अब इस ट्रांसफर आरएनए के साथ लगा होता फॉर्मिन मिथ्योनिन. ठीक है, और ये था पी साइट ऑफ राइबोसोम में, यहाँ पे थी ए साइट और इधर थी ई साइट. और इस तरीके से इसके साथ लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो थे वो अटैच्ड थे. ठीक है, अब ये ऑलरेडी पी साइट पे है. ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए नेक्स्ट अमाइनो एसिड को इस ए साइट पे आके ज्वाइंट करेगा. ठीक है, वो ज्वाइंट कैसे करेगा, उसको हेल्प करेगा इलॉन्गेशन फैक्टर TU. In the next step, this transfer RNA अब इसके पास नया अमाइनो एसिड है. मान लीजिए ये ल्यूसीन है. कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, वैलिन भी हो सकता है, ल्यूसीन भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग अमाइनो एसिड आने ज़रूरी है. अलग अलग प्रोटीन्स हमारी बॉडी में, तो अलग अलग अमाइनो एसिड आएंगे और हम अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए कैरी कर सकते हैं. तो अब आ गया नेक्स्ट अमाइनो एसिड, उसके साथ ट्रांसफर आरएनए लगा हुआ है, EFTU उसके साथ लगा हुआ है और GTP आ गया. ठीक है, तो AUGUAC. अब ये पी साइट वाला फॉर्माइल मिथुनिन है, इस पर ऑलरेडी फॉर्माइल मिथुनिन लगा हुआ है, पर ए साइट पे आके अटैच हो जाएगा ये वाला नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए जिसके पास ल्यूसीन लगा हुआ है. माना जी यहाँ पे A है. अब ये नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए आ गया ए साइट पे. इसके पास नेक्स्ट अमाइनो एसिड है. यहाँ पे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ड्रॉ करनी है आपने. अब क्या होगा, अब ये हमेशा इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा नहीं. अब एक अमाइनो एसिड आ गया, अब इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट अमाइनो एसिड नहीं आएगा. नेक्स्ट अमाइनो एसिड कैसे आएगा, ये जो पी साइड पे जो अमाइनो एसिड जो फॉर्माइल मिथुनिन लगा हुआ है और यहाँ पे ए साइड पे जो अमाइनो एसिड लगा हुआ है, अब ये क्या करेगा, ये वाला जो ए साइड पे अमाइनो एसिड लगा हुआ है वो इसके साथ क्या कर लेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा. पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाएगा,
अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जैसे ये उठ के यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे आ गया फॉर्मल मिथ्योनिन के साथ ऑलरेडी जो एक अमीनो एसिड लगा था ल्यूसीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस वाले ट्रांसफर आरएनए का जो फॉर्मल मिथ्योनिन था वो पूरा का पूरा उठ के जो हो गया, उसने पेप्टाइड बॉन्ड आ गया इस पे बना लिया इसके साथ। अब ये खिसक के, ये जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है ये खिसक के आ जाएगा पी साइड पे। जब अगर ये पी साइड पे आएगा तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए ई साइड पे आ जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, और ये पूरा खिसक के यहाँ आ जाएगा, और अब फिर यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस हो जाएगी, और फिर यहाँ पे आएगा एक नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए नेक्स्ट अमीनो एसिड को लेके। तो अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कैसे, एक्चुअली में रिएक्शन होती कैसे। तो पी साइड पे हमारे पास था फॉर्मल मिथ्योनिन, ठीक है। तो मान लीजिए ये पी साइड का ट्रांसफर आरएनए है, इसी को ही हमने एनलार्ज करके इमेज बनाई है। तो यहाँ पे ये पी साइड पे ऑलरेडी ट्रांसफर आरएनए है। अब इसके साथ फॉर्मल मिथ्योनिन कैसे लगा हुआ था, सी इस तरीके से इस पर फॉर्मल मिथ्योनिन लगा हुआ है क्योंकि ऊपर एल्डिहाइड लगा है इस पर। तो ये हमारे पास पी साइड वाला जो है ट्रांसफर आरएनए वो ये है। और अब जो ए साइड पे आया वो कैसे दिखेगा, ए साइड वाला वो होगा इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर ये क्यों नहीं लगा, क्योंकि इस पे फॉर्माइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो इसका एल्डिहाइड ग्रुप नहीं लगा। अब इसका जो हमारे पास ये अमाइनो होता है ये अटैक करता है इसके कार्बोक्साइल एंड पे। जब ये इसके कार्बोक्साइल पे ऐड करेगा तो इसका ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ से टूट के पूरा का पूरा फॉर्माइल मिथ्योनिन जो होगा वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से कट होके यहाँ पे इसके साथ जो ए साइड पे है वो अटैच हो रहा है। जैसे ही वो अटैच होगा वो अटैच होगा एक बॉन्ड से जिस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन को करने में हेल्प करता है, इस रिएक्शन को इन्हांस करता है। उस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडियल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है। अब ये आया कैसे, आप चाहे तो इसको नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट भी डायग्राम बना सकते हैं। और यहाँ पे कैसे आएगा ये, मान लीजिए सारा का सारा उठ के इसके ऊपर आ गया, तो ये सी अब ये सारा का सारा जो था ये उठ के जो है वो इसके ऊपर आ गया। अब दो कॉम्प्लेक्सेस हो गए यहाँ पे, एक तो हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। ये वाला तो ऑलरेडी था ही ए साइड पे अमीनो एसिड, और ये वो वाला है जिसके साथ अभी पी साइड से आके अटैच हुआ है। तो ये एक इंटरमीडिएट सा कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है तो अब इसका नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और इन दोनों के ये हमारे पास ल्यूसीन है और ये हमारे पास फॉर्माइल मिथ्योनिन है, फॉर्माइल मिथ्योनिन, ठीक है। तो इस ये आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में। इसके बाद ये सिर्फ यही था, दिखाने का पर्पस था कि इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना कैसे, कौन सा एंजाइम था जिसकी वजह से बॉन्ड बना है, और इस तरीके से ये आप इसको सेपरेटली जूम करके भी अपने एग्जाम्स में दिखा सकते हैं। सो अब इसका लास्ट स्टेप रह गया, और एक और बात रहेगी कि जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो ए यू जी यू ए सी
यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड आ गया और ये इसका यहाँ पे ल्यूसीन था, इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ से जो EFPU था वो GTP के साथ रिलीज हो गया, ठीक है। तो GTP किस में चेंज हो गई, GDP में चेंज हो गया। अब ये रिलीज हो गया EFPU यहाँ से। अब लास्ट जो इसका अब क्या होगा, ये वाला जो है, जो हमारे पास A साइड पे अमीनो एसिड है जिसके पास ट्रांसफर आयन है, और ये P साइड पे जो है, अब P साइड पे जो खाली ट्रांसफर आयन रह गया, ये तो E साइड से एग्जिट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और जो ये A साइड वाला है वो आ जाएगा P साइड पे, ताकि A साइड वाली स्पेस खाली हो जाए और नेक्स्ट अमीनो एसिड यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे लार्ज सब यूनिट भी है और स्मॉल सब यूनिट भी है। और इस ट्रांसफर आरएनए को जो मतलब लेके जाएगा बाहर, इस अब यहाँ पे आएगा EFG, क्योंकि ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहा है। अब ये यहाँ से अपनी लोकेशन चेंज करके यहाँ आ जाएगा। सो अब लास्ट इसका जो स्टेप है वो कुछ इस तरीके से होगा। नहीं, अब तो ये यहाँ आ गया ना, तो अब नया स्टेप बना लेते हैं। अब मैंने पूरा का पूरा इसको यहाँ ले लिया और अब ये आ गया यहाँ पे P साइड पे आ गया। अब ये ठीक है, बॉन्ड बना रखा है इसने यहाँ पे। अब ये आ गया P साइड पे, नाउ A साइड वेकेंट होगी, और जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए था ये वाला, वो तो चला गया E साइड से एग्जिट बाहर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए जिसके पास अमीनो एसिड होगा वो A साइड पे आएगा। इसी तरीके से काफ़ी सारे प्रोटीन्स ट्रांसफर आरएनए के साथ आते जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड बना के अटैच होते जाएंगे। अब ट्रांसफर आरएनए जो मतलब जिसका यूज़ हो चुका होगा वो एग्जिट साइड से बाहर होता रहेगा। सो ये था पूरे इलॉन्गुलेशन में। अब इसके बाद हम करेंगे टर्मिनेशन। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।